माँ, ये शक्तिशाली बेहोशी की दवा वाकई बहुत अच्छा काम करती है। बस एक झटपट वार और वे सब नीचे गिर गए। कियाओ शीशी खर्च के बारे में सोचकर सहम गई। उसने 200 अंकों का सौदा किया था वे शक्तिशाली बेहोश करने वाली दवाएं। उस छोटे शैतान ने कहा था कि एक गोली से काम चल सकता है। एक उत्परिवर्तित हाथी जैसे राक्षस को भी हरा दिया और यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय राक्षस भी इसे संभाल नहीं पाएंगे। जब वे बात कर रहे थे तभी कई लंबे कद के हुआ बापुरुष अंदर आ गए। कुल के मुखिया, क्या आप ठीक हैं? कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। उन सबको कालकोठरी में बंद कर दो और उन्हें कड़ी निगरानी में रखें। हाँ। हुआ बाओ परिवार के पुरुष फेंगक्सुआन और अन्य लोगों को अपने साथ ले गए। फेयान तेजी से वापस लौटी और उसने देखा कि फेंगजुआन और अन्य लोगों को ले जाया जा रहा है। दूर, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या चल रहा है? जहां है कुल का नेता, कुल का सरदार अंदर है। वह ठीक है। ये सुनकर फेयान मुड़ी और कमरे में दौड़ गई। कियाओ शीशी शावकों के शानदार काम की प्रशंसा कर रही थी तभी अचानक एक घटना घटी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि फेयान वापस आ गई थी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? उसकी हल्की भूरी लोमड़ी जैसी आंखों ने उसे सिर से पैर तक तेजी से देखा, फिर शावकों की ओर दौड़ा। सभी के सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद ही उसने पूछो, जिक्सी क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे धोखा दिया गया है? कियाओ शीशी ने पलकें झपकाई और मुस्कुराई। ओह कुछ नहीं, आपके जाने के तुरंत बाद कुछ बुरे कुछ लोग आ गए। तो मैंने और शावकों ने उन्हें काबू में कर लिया और फिर हमारे पास थागार उन्हें ले जाते हैं। फेयान की आंखों में संदेह के भाव भर गए। हालांकि वह जिद्दी और थोड़ा सा हो सकता है भी कभी वह नासमझ होता था, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में वह मूर्ख नहीं था। जिक्सी, वह आदमी स्पष्ट रूप से एक पुजारी था। वह टाइगर बीस्ट फिल्म का पुजारी है। शहर। कियाओ शीशी ने पलकें झपकाई। इस मूर्ख लोमड़ी ने आखिरकार इसका पता लगा लिया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तब हमने उनके पुजारी को पकड़ लिया है। फेयान, क्या मैं वाकई इतना बेवकूफ दिखता हूँ? बाहर कोई समस्या तो नहीं है ना? फेयान ने सिर हिलाया। बाहर ध्यान भटकाने के लिए भेजे गए पशुमानवों ने उसे और गश्ती दल ने दबा दिया था, इसलिए वह था इतनी जल्दी वापस लौट पाने में सक्षम। अच्छा ऐसा है। मुझे आश्चर्य है कि सुनशियाओ और बाकी लोग कैसे होंगे। इसी बीच कबीले के दूसरे हिस्से में सुनशियाओ ने यून क्यूई के दांतों में अपने दांत गड़ा दिए। पंजा, दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाकर सुनशियाओ को दूर धकेल दिया। फिर वह मुड़ी और जिनचे की ओर उड़ गई। जिनचे को छीनकर वह ऊपर की ओर उछल पड़ा। आकाश। जनजाति के विंग कबीले के सदस्यों ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन यून क्यूई बहुत तेज था। उनकी शक्ति के स्तर को देखते हुए वे उसे पकड़ नहीं सकते थे और मैं असहाय होकर उसे दूर जाते हुए देखता रहा। सुनशियाओ की लाल सांप जैसी आंखें ठंडेपन से आकाश की ओर घूर रही थी। यो क्यूई, एक मैं उस दिन उसे खा जाऊंगा। कैप्टन जिनलिंग, क्या हमें इन सभी पकड़े गए जानवरों को कैद कर लेना चाहिए? जिनलिंग की पिघली हुई सोने जैसी आंखों ने उन पशु मानवों पर एक नजर डाली। वे सभी थे दिव्य तेंदुए जनजाति के सदस्य, लेकिन इस बार वे पीछा कर रहे थे फेंगक्सुआन के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने अपने ही लोगों पर हमला कर दिया। उन्हें बख्शा नहीं जा सकता था। मार डालो। हाँ। सुनशियाओ ने इलाके का जायजा लिया। फेंगशुआन गायब है। सांगजे ने सहज भाव से कहा, कहीं वह शहर के भीतरी इलाके में तो नहीं चला गया? सुनशियाओ और जिनलिंग के चेहरों का रंग उड़ गया। सब कुछ भूलकर अन्यथा वे मुड़कर शहर के भीतरी हिस्से की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर सांगजे ने भी उनके साथ चलने के लिए तेजी से दौड़ लगाई। अरे, मेरा इंतजार करो। तीनों पुरुष इतनी तेजी से वापस शहर के भीतरी हिस्से की ओर भागे जितनी तेजी से वे पहले कभी नहीं भागे थे। पहले जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए उन्होंने देखा कि कियाओ शीशी एक स्टूल पर बैठी हुई है, फल चबाते हुए। शोर सुनकर कियाओ शीशी ने ऊपर देखा। उसने तीनों पुरुषों को देखा। दो लोग गंभीर दिख रहे थे, एक पूरी तरह से अचंभित था और उसने पलकें झपकाई। आप सब वापस आ गए हैं। ये कैसे हुआ? किसी को चोट तो नहीं लगी? जिनलिंग कियाओ शीशी के पास गई और उसके हाथ पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, सिर से पैर की अंगुली तक। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि वह सुरक्षित है तभी उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं था। फेंगक्सुआन और उसके आदमियों ने आखिरकार अपनी चाल चली। हमने लड़ाई लड़ी लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं सके। कियाओ शीशी ने अपने मुंह में मौजूद फल को निगल लिया। हमने एक को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि वह एक पुजारी थे। उसका क्या नाम था? अरे हाँ, फेंगजुआन। सुनशियाओ और जिनलिंग दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। सुनक्सियाओ ने पूछा, फेंगक्सुआन को किसने पकड़ा? जिक्सी। जिनलिंग और बाकी सबने ऊपर देखा तो फेयान अंदर आया। उसका चेहरा लाल हो गया था। जब वह कियाओ आन को ले जा रहा था, यह बताना मुश्किल था कि यह गुस्से की वजह से था या नहीं। अपनी मां के साथ विश्वासघात करने का ज्ञान होने पर कियाओ आन ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। छोटे हाथ। वह उससे सामना करने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था। सिसकियां सिसकियां सिसकियां, तारांकन। जैसे ही कियाओ शीशी ने यह देखा, वह भागने के लिए तैयार होकर खड़ी हो गई। पलक झपकते ही सुनशियाओ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। जिक्सी, तुम किस बात से डर रही हो? का कियाओ शीशी ने साहस का परिचय दिया। डरने की क्या बात है? मैं आपका हूं कुलमाता। ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे खा जाओगे? फेयान ने नाक सिकोड़ी। उसे शुरू से ही पता था कि फेंगक्सुआन लोगों को भेजेगा। उसके बाद उसने शावकों के साथ काफी पहले से ही तैयारियां कर ली थी। वो कबख्तरे को भांपते हुए उसने जानबूझकर मुझे दूर भेज दिया ताकि वह और शावक सुरक्षित रहें। मैं उन लोगों का अकेले सामना कर सकता हूं। फेयान के बोलने के बाद सुनशियाओ का चेहरा भयावह रूप से काला पड़ गया। यहां तक कि हमेशा सौम्य रहने वाली जिनलिंग का चेहरा भी कठोर हो गया। उसके चेहरे पर हमेशा की कोमलता गायब हो गई। कियाओ शीशी को गंभीरता से घूरते हुए उसकी आंखें गायब हो गईं। कियाओ शीशी ने बहस करके इससे बचने की कोशिश की, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, मैं था कमाल है ना। मैंने एक ही झटके में फेंगक्सुआन को पकड़ लिया। जिनलिंग की पकड़ उसके हाथ पर और कस गई। जिक्सी। कियाओ शीशी का साहस चकनाचूर हो गया। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे बस ऐसा आभास हुआ कि वे कोई कदम उठाने वाले थे। और सिर्फ सांगजे के खिलाफ ही नहीं, बल्कि मेरे खिलाफ भी। और शावक भी। हम बहुत कमजोर और असहाय दिखते हैं। क्या यह आसान नहीं होगा? आप लोग हमें पकड़ लेंगे क्या? सुनशियाओ की सांप जैसी आंखें सिकुड़ गईं। तो आपने हमें जानबूझकर दूर भेज दिया और तुमने खुद को चारा बना लिया। कियाओ शीशी की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन मैं पूरी तरह से तैयार था। सच तो यह है कि उसे पक्का पता नहीं था कि कौन आएगा, लेकिन उसे पूरा भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि वे उसे पकड़ने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेजेंगे।
इसीलिए कियाओ शीशी ने अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके शक्तिशाली व्यक्ति को रिडीम किया था। दुकान से पहले ही बेहोशी की दवा ले ले। उसने और शावकों ने योजना बना ली थी, इसी समय आने पर क्या करना है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। माँ और बच्चे बिल्कुल निर्दोष थे। जब कमरे में अंधेरा छा गया तो उन्होंने अपने छोटे आकार का इस्तेमाल किया। अपनी फुर्ती और चपलता का लाभ उठाते हुए उन्होंने फेंग एक्सुआन और उसके आदमियों को हरा दिया। फेयान ने कियाओ आंग के हाथ से एक मुखौटा लिया और उसे मेज पर रख दिया। तब उसने पूछा, यह क्या है? अध्याय 198, दर्द के बिना वे डर को कैसे जान सकते हैं। यह एक पारदर्शी गैस मास्क है। मुझे भी यह सिस्टम से ही मिला। उसने इसे दरअसल एहतियात के तौर पर ले रखा था। आखिरकार वह अपने शावकों को जाने नहीं दे सकती थी। उसके साथ ऐसे जोखिम उठाना, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे सचमुच इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह उस नन्ही परी ने उसे बताया कि फेंग एक्सुआन ने वह दवा जमीन पर गिरा दी थी। मूलतः यह एक मतिभ्रम पैदा करने वाला पदार्थ था, लेकिन इसकी शुद्धता बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए एक व्यक्ति इसका असर होने से पहले उन्हें एक निश्चित मात्रा में सांस लेनी पड़ती थी, जिससे उन्हें अब उन्हें मास्क पहनने का समय आ गया है। फिर भी इस बार फेंग एक्सुआन को पकड़ना एक सुखद आश्चर्य था। कियाओ शीशी के बोलने के बाद किसी भी पुरुष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि प्रत्येक उनके चेहरे के भाव पहले से भी अधिक गंभीर हो गए। तभी दरवाजे से कुछ छोटे गोल सिर झांकने लगे। देख के कियाओ शीशी ने तुरंत उन्हें घूर कर देखा। जल्दी अंदर जाओ और अपनी बेचारी मां को बचाओ। कियाओ ने कियाओ शीशी का संकट संकेत मिलते ही उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी। पिता की जान, पिताजी और माताजी ने भी बहुत सारी तैयारियां की थी। कियाओ शीशी ने सहमति में जोर से सिर हिलाया। सांकी ने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर वह उसने आज्ञाकारी होकर अपना मुंह बंद कर लिया। कियाओ ली संशियाओ के पास गई और धीरे से उसके बालों के कोने को खींचा। पिता के कपड़े, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। अब हम बड़े हो गए हैं, हम कर सकते हैं, मां की रक्षा करो। उफ जिक्सी, क्या हुआ? यह सुनकर जिन लिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी चीख, हंसी और आंसुओं के बीच फंसी कियाओ शीशी ने कहा, मेरे अंदर की छोटी बच्ची मेरे पेट ने मुझे लात मारी। मुझे लगता है वो कह रहा है कि वह मां की भी रक्षा कर सकता है। यह देखकर कि वह वास्तव में ठीक लग रही थी, जिन लिंग और अन्य लोगों ने आखिरकार उसे जाने दिया। वे खुद थोड़ा आराम कर लेते हैं। जिक्सी, अब से हम चाहते हैं कि तुम हमें अपनी सभी योजनाओं के बारे में बताओ। ठीक है। कियाओ शीशी ने बेतहाशा सिर हिलाया। मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? मैंने इस बार उन्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बताया होता तो वे मैंने कभी सहमति नहीं दी। इसीलिए मुझे इसे छुपकर करना पड़ा। अब जब फेंग एक्सुआन पकड़ा गया है तो तुम्हारी क्या योजना है, शीशी? कियाओ शीशी के होठों के कोने एक शरारती मुस्कान में बदल गए। उसने हिम्मत की, में निशाना बनाओ। बेशक हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। मेरे पास पहले से ही एक योजना है। रात गहरी होती गई, जिससे कबीले के पिछले हिस्से में स्थित जेल अंधेरे में डूब गई। केवल ठंडी चांदनी ने कालकोठरी के एक दूरस्थ कोने को रोशन कर दिया। फेंग एक्सुआन कोठरी में खड़ा था, उसके हाथ और पैर पत्थर की जंजीरों से बंधे हुए थे। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनकर उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई। कोठरी का दरवाजा खुला और काले रंग की जानवरों की खाल से बने वस्त्र पहने सांगजे अंदर आ गया। जैसे ही उसने कोठरी में कदम रखा, फेंग एक्सुआन को स्पष्ट रूप से यह महसूस हो गया कि सांगजे की आभा उस समय की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। दिन फेंग एक्सुआन की आंखें चमक उठी और उसकी निगाहें लालच से सांगजे पर टिक गईं। सांगजे ने एक शैतानी भौं उठाई, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने उसकी ओर देखा। आप मुझे देखकर बहुत खुश लग रहे हैं पादरी जी। बेशक मैं हूं सांगजे, बशर्ते तुम टाइगर बीस्ट में लौटने को तैयार हो। मेरे साथ नगर स्वामी किसी भी हालत में दिव्य तेंदुए को परेशान नहीं करेगा। जनजाति। उसकी बातों पर सांगजे अचानक धीरे से हंस पड़ा, फिर मानो वह कुछ कह ही नहीं सकता था। खुद को संभालते हुए वह जोर से हंस पड़ा। हा, पुजारी, क्या आपने भूल गई? अब आप हमारी जिम्मेदारी में हैं। फेंग शुआन भी हंस पड़ी। और क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? सांगजे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। यह देखकर फेंग शुआन की हंसी और भी बेकाबू हो गई। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे पकड़ लिया? आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि टाइगर के लिए मेरा क्या महत्व है। बीस्ट सिटी के एक पुजारी को मार डालो और टाइगर बीस्ट सिटी उसे तबाह कर सकती है। संपूर्ण दिव्य तेंदुआ जनजाति। फेंग एक्सुआन ने यही जानते हुए ही आने की हिम्मत की थी, सीधे दिव्य तेंदुए जनजाति के पास। उन्हें पता था कि वे वास्तव में ऐसा नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ भी। सांगजे, क्या तुम्हारी हिम्मत है? हाँ आह। फेंग एक्सुआन के हंसते हंसते मुंह बंद करने से पहले ही एक गोली उसके मुंह में ठूस दी गई, उसके गले से नीचे। गोली का कड़वा स्वाद तुरंत उसके गले में फैल गया। वह इसे थूकना चाहता था, बाहर तो नहीं निकली, लेकिन गोली मुंह में जाते ही घुल गई। उसका कोई फायदा नहीं था, चाहे वह इसे बाहर निकालने की कितनी भी कोशिश करे। उसकी विषम रंग वाली पुतलियां एक राक्षसी ठंडी रोशनी से चमक रही थी। अंधकार। छोटी बच्ची सही थी, हमें तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ उपाय हैं। आपकी जिंदगी को नरक बनाने के 1000 तरीके। और आप जानते हैं, वास्तव में यह काफी मजेदार लगता है। फेंग शुआन के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल एक असहनीय उसके शरीर के हर रेशे में दर्द की लहर दौड़ गई और उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। ऐंठन होना। आह, तुमने मुझे क्या दिया? आह। फेंग एक्सुआन का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था और थोड़ी देर बाद उसे उल्टी होने लगी। हिंसक रूप से सांगजे ने घृणा से अपनी नाक सिकुड़ी और कई कदम पीछे हट गया। कितना घृणित! फेंग एक्सुआन ने कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था, ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर ही फटने वाला हो। उसकी हड्डियों से खून नोचा जा रहा था, एक ऐसी नियति जिसने उसे दुआ करने पर मजबूर कर दिया। मौत, आप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? गैक। सांगजे घृणा से भरी नजरों से देखते हुए कोठरी से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर सुनशियाओ कियाओ शीशी के साथ सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ी थी। कियाओ शीशी को देखते ही सांगजे उत्सुकता से उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे उसके पास पहुंचने से पहले ही घृणा से भरी सुनशियाओ ने उसे रोक दिया। तुमने बदबू फैलाया। सांगजे ने खुद को सूंघा और उसका चेहरा और भी ज्यादा घृणा से भर गया। मैं वापस आते ही नहा लूंगा। वह छोटी मादा मेरे साथ सो रही है आज रात। कियाओ शीशी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और फिर सुनशियाओ की बाहों में और गहराई से सिमट गई। सांगजे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या तुम उस बड़े सांप को छोड़ने का साहस नहीं कर सकते? तो फिर कैसे, हम तीनों के बारे में एक साथ? कियाओ शीशी ने अनसुना करने का नाटक किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर मैं उन दोनों को रख दूंगा, वे आज रात एक साथ मिलकर काम करें तो शायद वे परिसर की दीवारों को ही तोड़ देंगे।
लड़ाई करना, वह दवा काफी असरदार लगती है। सांगजे ने कंधे उचका दिए। अगर दर्द ही नहीं होगा तो वह डरना कैसे सीखेगा? अच्छी बात, उसे कुछ और दिनों तक कष्ट सहने दो। तब तक सांगजे कियाओ शीशी के पीछे पहुंचने में कामयाब हो चुका था। ठीक वैसे ही जैसे वह था जब वह अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटने ही वाला था, तभी सुनशियाओ ने उसका हाथ झटक कर हटा दिया। बड़ा सांप। कियाओ शीशी ने झटपट सुनशियाओ को गले लगा लिया। चलिए पहले वापस चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। सनक्सियाओ ने सांगजे को उदासीन नजर से देखा। आप इसके लिए बेहतर उम्मीदवार हैं फेंग जुआन। इससे पहले कि सांगजे कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, सुनशियाओ ने उसे धक्का देकर कोठरी में डाल दिया और ताला लगा दिया। फिर वह दरवाजे के पास गया, मुड़ा और कियाओ शीशी को बाहों में लेकर चला गया। कियाओ शीशी ने कोठरी के दरवाजे की ओर पीछे मुड़कर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, वह ऐसा नहीं करने वाला है। क्या वो जेल को तहस-नहस कर देगा? सुनशियाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर उसका रात्रिकालीन रूप इसे तोड़ देता है तो उसका दिन के समय का स्वयं का स्वरूप इसे ठीक कर सकता है। बढ़िया विचार है। कियाओ शीशी ने निर्दोष दिन के समय के सांगजे के लिए 1 मिनट का मौन रखा। जनजाति के बाहर एक गुफा में युन क्यूई ने अपने हाथ को गंभीर निगाहों से देखा, जो उसके शरीर में विकृति और मुड़ गया था। चोट। उसके बगल में बैठे जिनचे का चेहरा भी उतना ही गंभीर था। उनकी चोटें युन क्यूई की चोटों से भी कहीं अधिक गंभीर, और ये सभी चोटें जिनके द्वारा पहुंचाई गई थी। लिंग। जब दोनों चुपचाप बैठे थे तभी एक सुनहरा चील जैसा दानव नदी के मुहाने पर प्रकट हुआ। गुफा। बीस्ट गार्ड युन क्यूई, हमने अभी अभी उन जानवरों को ढूंढ निकाला है जिन्होंने शहर पर हमला किया था। पुजारी के साथ। उन्होंने कहा कि पुजारी को संभवतः भीतरी इलाके में पकड़ा गया था। शहर। युन क्यूई और जिनचे दोनों के चेहरों के भाव तुरंत बदल गए। भयानक। पुजारी को पकड़ लिया गया। हाँ, जिनचे का चेहरा पीला पड़ गया। अगर पुजारी को कुछ हो जाता है तो हम भी उतने ही चिंतित होंगे। मरे हुए के समान। युन क्यूई अधिक शांत थी। तुरंत बीस्ट सिटी वापस उड़ान भरें और अंग प्रमुख को स्थिति समझाएं। हाँ, क्या वे पुजारी को मार डालेंगे? जिनचे ने बेचैनी से पूछा। युन क्यूई का चेहरा गंभीर था। काफी असंभव। वे यह बात भली भांति जानते हैं कि किसी पुजारी की हत्या करना टाइगर बीस्ट सिटी पर युद्ध की घोषणा करने के बराबर है। क्या वे हिम्मत? उन्होंने पुजारी को इसलिए पकड़ा क्योंकि वे हमसे बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए फिलहाल तो वह सुरक्षित होना चाहिए। जिनचे यू क्यूई की तरह आशावादी नहीं थे। भले ही पुजारी की मृत्यु न हुई हो, फिर भी उनके मिशन असफल रहा। वह ये सोचकर ही भयभीत हो जाता था कि उसे अपने पिता का सामना कैसे करना पड़ेगा। उसके लौटने पर क्रोध का सामना करना पड़ा। अध्याय 199, इससे तुम्हें सबक मिलेगा कि मुझसे राज कैसे छुपाए रखने चाहिए। कुछ दिनों बाद एक संदेशवाहक स्वर्णबाज जानवर जिनके सामने प्रकट हुआ। वेई। गोल्डन ईगल बीस्ट की रिपोर्ट सुनने के बाद जिन वेई के चेहरे के भाव बदल गए। भयावह। उससे एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न हो रहा था, जो गोल्डन को भी इतना भयभीत कर रहा था। ईगल बीस्ट सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने पुजारी को पकड़ने की हिम्मत की? जी हाँ, नगर स्वामी। हम में से किसी को भी उनसे इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। जिन वेई ने जोर से सांस छोड़ी और गर्म हवा का एक झोंका बाहर निकाला। शहर के रूप में मेरा आदेश जारी करें भगवान। जिन ली को 5 सितारा पशु आत्माओं वाले 300 रक्षकों को साथ ले जाने के लिए कहे, या दिव्य तेंदुए जनजाति से भी ऊपर। यदि वे सौंपने से इनकार करने की हिम्मत करते हैं पुजारी, फिर उनकी पूरी जनजाति को नष्ट कर दो। जिन वेई की बात सुनकर बगल में खड़ा हिरण नर ऊपर देखने लगा। आश्चर्य। नगर स्वामी, क्या इससे पशु राजा नगर का ध्यान आकर्षित होगा? जिन वेई ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और ताना मारा। मैं बस एक समस्या से निपट रहा हूँ। अवज्ञाकारी जनजाति। वे क्या कह सकते हैं? मुझे संगू के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा मत सोचो। छोटी मोटी योजनाएं। मैं अन्य जनजातियों के लिए एक उदाहरण बनना चाहता हूं ताकि वे देख सके कि क्या जब वे मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हैं तभी ऐसा होता है। नर हिरण ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस बार दिव्य तेंदुआ जनजाति उसने वाकई हद पार कर दी थी। उन्हें सबक सिखाने की जरूरत थी। भीतरी हॉल में तैनात पशु मानव रक्षक ने आदेश स्वीकार किया और पीछे हट गया। फेंगक्सुआन की गिरफ्तारी के बाद कियाओ शीशी भी निष्क्रिय नहीं बैठी थी। उन्होंने एक छोटा सा आयोजन किया, परिवार की बैठक हुई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि टाइगर बीस्ट सिटी को चुना जाएगा। इसे बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। उन्हें संभवतः एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन सभी को आने वाले युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ी। कुलपति, क्या ये भूसा यहां डालना है? कियाओ शीशी ने एक नजर डाली और सिर हिलाया। हाँ, वह जगह ठीक है। पिछले 2 दिनों में कियाओ शीशी ने अचानक फेयान को नेतृत्व करने का जिम्मा सौंप दिया था। The tribes beast went to the back mountain to gather a plant called purple moon grass. इसे वापस लाने के बाद उन्होंने इसे सुखाया और पीसकर पाउडर बना लिया। और फिर उन्होंने उस पाउडर को जनजाति के चारों ओर विभिन्न पत्थर के कुंडों में रख दिया। उन्हें ऊंचे स्थानों पर रखना। जिन लिंग ने सावधानीपूर्वक कियाओ शीशी को सहारा दिया, उसे डर था कि कहीं वह गिर न जाए। कियाओ शीशी भी सतर्क थी। उस नन्ही परी के अनुसार उसका हक तारीख नजदीक आ रही थी और वह भी किसी भी संभावित खतरे को लेकर चिंतित थी। दुर्घटनाएं। बड़े भाई, आप यहाँ हैं। जिन शी सूखे बैंगनी चंद्र घास का एक बड़ा गट्ठा लेकर आगे बढ़ी। आवाज सुनकर कियाओ शीशी मुड़ी और उसने मध्यम लंबाई के बालों वाले एक पुरुष को देखा। सुनहरे बालों वाला व्यक्ति आ रहा है। वह जिन लिंग से थोड़ा मिलता जुलता था। उसके चेहरे पर हल्की मासूम सी मुस्कान थी और वह हंसमुख और प्रसन्न दिख रहा था। जिन लिंग ने कियाओ जिक्सी को पलटने में मदद की। क्या आपके सारे घाव ठीक हो गए हैं? उस दिन जिन शी ने जिनचे के जोरदार प्रहार को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़कर हमला किया था। लिंग। जिनचे के साथ हुई अगली लड़ाई में वह फिर से घायल हो गया। इसके बाद युद्ध के बाद जिन लिंग ने उसे ठीक होने के लिए कबीले में ही रहने दिया था। जिन शी ने सिर हिलाया, उनकी नजर कियाओ शीशी पर पड़ी और फिर उन्होंने तुरंत नजरें हटा ली। हाँ, वे मामूली चोटें थीं, इसलिए वे बहुत पहले ठीक हो गई थी। मैं ऊब गया था, मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं मदद करने आ गया। जिन लिंग, ये कियाओ शीशी की जिन शी से यह पहली मुलाकात थी। जिन शी ने जिन लिंग की ओर एक नजर डाली। जिन लिंग ने शांत भाव से कहा, वह मेरा भाई है। यह सुनकर जिन शी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। कुल के मुखिया, मैं यही रहना चाहता हूँ। दिव्य तेंदुए जनजाति में क्या मुझे अनुमति है? कियाओ शीशी ने जिन लिंग की ओर देखा और मुस्कुराए। मुझे आपकी स्थिति के बारे में ठीक से पता नहीं है, इसलिए मैं यह फैसला जिन लिंग पर छोड़ दूंगा। यह सुनकर जिन शी की सुनहरी आंखों की चमक पल भर में फीकी पड़ गई। ठीक है।
जिन लिंग ने शांत भाव से कहा, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। जिन शी ने सुखद आश्चर्य से ऊपर देखा। बिग ब्रदर ने मुझे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अभी भी मौका है? ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी बाह में अभी भी थोड़ा दर्द है। हो सकता है ये चोट कभी ठीक ना हो। आखिरकार इतनी जल्दी। अब मैं वापस जाकर आराम करूंगा। अपनी बात कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। कियाओ शीशी ने उसकी फुर्तीली आकृति को देखा। वह ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता जो, क्या अभी कोई चोट लगी है? कियाओ शीशी चलने से थक गई और उसका आधे से ज्यादा वजन एक तरफ झुक गया। जिन लिंग के विरुद्ध। जिन लिंग ने नीचे देखा, उसकी आंखों में कोमलता भरी हुई थी। थका हुआ। हम। बिना कुछ कहे जिन लिंग ने उसे उठाया और अपने कंधों पर बिठा लिया। उसके अब उसका पेट बड़ा हो गया था और उसे क्षैतिज रूप से ले जाना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। असहज। कियाओ शीशी ने हल्की सी चीख निकाली और जल्दी से उसके कंधों को पकड़ लिया। जिन लिंग ने पकड़ रखा था उसे कमर से पकड़कर बैठने में मदद की ताकि वह अधिक स्थिरता से बैठ सके। कियाओ शीशी ने शरारती अंदाज में उसके कान की लोब को चुटकी से दबाया और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका शरीर अकड़ गया है। जिन लिंग ने स्नेहपूर्वक उसका हाथ थाम लिया। तुम नटखट हो, हम्फ। यह मुझसे बातें छिपाने के लिए है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ईमानदार। जिन लिंग को पता था कि वह क्या कह रही है। वह जानबूझकर छिप नहीं रहा था, कुछ बातें थी, बस उनके लिए कुछ खास बातों को उठाने का कोई मतलब नहीं था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिजी क्या जानना चाहती है? तुमने मुझे अपने अतीत के बारे में कभी नहीं बताया। इतने सारे भाई अचानक कैसे आ गए? क्या वे अचानक कहीं से प्रकट हो जाते हैं? हाँ, अतीत में मेरे कई भाई थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, ये बात बदल गई। मामला अब और लंबा नहीं है। कियाओ शीशी हैरान थी। हम। जिन लिंग की सुनहरी आंखें सामने के रास्ते पर टकटकी लगाए हुए थी। उनकी आवाज बहुत धीमी थी और शांत। जिस क्षण से हमें प्रशिक्षण मैदान में उतारा गया तब से हम वे अब भाई नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी बन गए थे। कियाओ शीशी की पलकें थोड़ी सी कांप उठी। उसने अपने बचपन के दिनों को याद किया। बीस्ट फाइटिंग एरेना में कियाओ ली की तलाश की जा रही है। भले ही जिन लिंग प्रशिक्षण मैदानों का जिक्र किया गया है, यह शायद बीस्ट से अलग नहीं है। असल में यह एक फाइटिंग एरेना है। बीस्टमैन ताकतवर लोगों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे शक्तिहीन हैं। भावना। वह इस बात का फैसला नहीं करेगी कि जिन लिंग के माता पिता सही थे या नहीं। वे गलत थे, लेकिन वे निस्संदेह निर्दयी और बेरहम थे। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि जिन लिंग अपने अतीत के बारे में कभी बात करने को तैयार नहीं था। तो जब आप हमसे मिले थे तब आपको जो शारीरिक समस्याएं थी, क्या वे भी वहीं से थे? तो वापस। जिन लिंग ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उनमें छिपी गहरी ठंडक को छुपा लिया। हाँ, तो शीशी, तुमने ही मुझे दूसरा जीवन दिया है। कियाओ शीशी ने शरारती अंदाज में उसकी थोड़ी को सहलाते हुए धीरे से कहा, अगर तुम्हारा भाई होता तो यहां रुकना तुम्हें तुम्हारे अप्रिय अतीत की याद दिलाएगा, फिर हम उसे छुट्टी। जिन लिंग ने अपने कदम रोक दिए, उसकी आंखों में पहले से भी अधिक कोमलता झलक रही थी। ठीक है। जनजाति का दौरा करने के बाद कियाओ शीशी ने प्रजनन स्थलों का जायजा लिया और भीतरी बस्ती में लौटने से पहले खेतों का भ्रमण किया। कियाओ शीशी आंगन में खड़ी होकर फेयान को शावकों को प्रशिक्षण देते हुए देख रही थी। जिन लिंग एक स्टूल लेकर आए और उसे बैठने में मदद की। कियाओ शीशी ने एक पल के लिए देखा और फिर जिन लिंग के सहारे झुक गई। सोते सोते गिरना। जिन लिंग ने उसे सावधानी से उठाया और वापस अपने घर ले गई। ठीक है, आज का प्रशिक्षण यही समाप्त होता है। सभी लोग थोड़ा आराम करें, हम जारी रखेंगे कल। फेयान ने शावकों को आध्यात्मिक झरने से पानी पीने के लिए बुलाया। हर बार के बाद प्रशिक्षण सत्र के दौरान वे थक जाते, लेकिन एक कटोरी पानी उन्हें मिल जाता। आध्यात्मिक वसंत उन्हें बहुत अधिक तरोताजा महसूस कराएगा। यह अजीब बात है। उन्होंने क्रिस्टल पत्थरों से ऊर्जा अवशोषित कर ली है और उन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, तो शावकों के पशु आत्मा स्तर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? की बढ़ती। जिन लिंग ने आंगन में खेल रहे शावकों पर एक नजर डाली। शायद वे हेनुप्रेरक की कमी। क्या? जिन लिंग ने फेयान की ओर मुड़कर देखा। वापस सोचो, वे क्या थे? हर बार जब आप एक नए स्तर पर पहुंचे तो परिस्थितियां कैसी थी? फेयान सोच में डूबी हुई भौहें सिकोड़ ली। पहले वह प्रतिदिन लगन से प्रशिक्षण करता था, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान वह शायद ही कभी किसी नए स्तर तक पहुंच पाता था। ऐसा नहीं था कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बस ये बेहद दुर्लभ घटना थी। ऐसा अक्सर तब होता था जब कोई संकट मंडरा रहा होता था। फेयान ने शावकों की ओर देखा। उनका दिल उनके लिए दुख से भरा हुआ था, लेकिन वह ये बात जानते थे। यही वह वास्तविकता थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। एक पिता के रूप में वह केवल यही कर सकता था कि उनकी युद्ध कौशल में सुधार करना। अध्याय 200 जिन शी। रात होते ही जिन शी ने कबीले के लोगों की मदद पूरी कर ली और वापस लौट गई। जिन लिंग ने उसके लिए एक अस्थायी निवास की व्यवस्था की थी, एक पत्थर का घर जो काफी छोटा था, शहर के भीतरी हिस्से से काफी दूर। गश्ती दल द्वारा लाया गया भोजन घर में पहले से ही मौजूद था। खाने के बाद भर जाने पर वह उठा, पत्थर के घर से बाहर निकला और पास के इलाके की ओर जाने की तैयारी करने लगा। अच्छी तरह से धोने के लिए पानी की धारा। उस जनजाति में पशु मानव आमतौर पर जैसे ही मौसम गर्म होता था, आराम करने के लिए अपने घरों में लौट आते थे। अंधेरा हो गया है। गश्ती दल के अलावा बहुत कम लोग ही सड़कों पर गश्त करते नजर आएंगे। जिन शी अभी पानी के किनारे ही पहुंची थी कि तभी एक विशाल छाया उस पर पड़ पड़ी। उसे आकाश से एक पल बाद ही नुकीले पंजों ने उसे पकड़ लिया और आसमान में ले गए। हवा में लटके होने के कारण जिन शी ने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने आप को कसकर पकड़ सकता था। उसे डर था कि पकड़ने वाले के पंजे उसे अचानक छोड़ देंगे और उसकी मौत हो जाएगी। युन ची ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए जिन शी को वापस उसी गुफा में ले गया जहां वे पहले थे। छिपना। जिन शी को गुफा में फेंक दिया गया। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने वाला था, जिनचे के नुकीले पंजे उसकी गर्दन पर दब गए। जिन शी, हिलना मत, अन्यथा मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। जिन शी जमीन पर लेटी हुई थी, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। युन क्यूई ने अपना मानव रूप वापस धारण कर लिया और गुफा में प्रवेश कर गया। उसे नीचा दिखाते हुए, प्रशिक्षण मैदान से भागना एक गंभीर अपराध है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें ठीक वही करना होगा जो तुम्हें कहा जाएगा। जिन शी ने अपने दांत पीस लिए। आप क्या चाहते हैं? जिन चे ने अपने नुकीले पंजे से उसके चेहरे पर थपकी दी। यह तथ्य कि बिग ब्रदर ने आपको ऐसा करने दिया, कबीले में बने रहने का मतलब है कि वह आप पर भरोसा करता है।
चमत्कार भरी मुस्कान के साथ जिनशी की छाती पर अपना पैर रख दिया। हमें पकड़ने में मदद करें बिग ब्रदर की महिला, उसे शहर के भीतरी इलाके से बाहर निकालो और मैं फादर बीस्ट से जॉब जुगाड़ से नहीं, जॉब है से मिलेगी। अभी डाउनलोड करें। पकड़ने में मदद करें बिग ब्रदर की महिला, उसे शहर के भीतरी इलाके से बाहर निकालो और मैं फादर बीस्ट से विनती करूंगा ताकि तुम्हारी जान बच जाए। मैं नहीं कर सकता। अरे इतनी जल्दी मना मत करो। क्या आपको सच में लगता है कि दिव्य तेंदुआ क्या केवल जनजाति ही टाइगर बीस्ट सिटी का सामना कर सकती है? फादर बीस्ट पहले ही उन्होंने कई 100 गार्ड भेजे जिनमें से सभी 5 स्टार या उससे ऊपर के रैंक के थे। क्या संभावना है? आपको क्या लगता है कि इस जनजाति में उनका विरोध करने की कितनी क्षमता है? 5 सितारा पशु आत्माओं वाले कई 100 रक्षक, यह उस तरह की ताकत है तो दूसरे राक्षसी शहर के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ देगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सोचें, क्या तुम उनके साथ मरोगे या हमारी बात मानोगे? जिन शी ने भौहें चढ़ाई। यदि आपके पास पहले से ही जनजाति पर विजय प्राप्त करने की शक्ति है तो क्यों? क्या आपको कबीले के नेता को पकड़ने की जरूरत है? जिन चे ने उपहास किया। सांगजे और वह आकाश को निगलने वाला विशालकाय अजगर। शैतान उन्हें जिंदा चाहता है। अगर उनकी मृत्यु हो गई तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया था वह सब व्यर्थ हो गया। कोशिश, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा और फादर बीस्ट निश्चित रूप से किसी तूफान में उड़ जाएगा। क्रोध और बिग ब्रदर के बारे में क्या? मैं तो भूल ही गया। बिग ब्रदर को भी जिंदा पकड़ना होगा। उसे कैप्चर करना, महिला होना ही उन्हें स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कराने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे ठीक ठीक बताना होगा कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। सहयोग करना अपेक्षित था। उसकी सहमति देखकर जिनचे के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। चेहरा, जिन ली की सेना 3 दिन में पहुंच जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अच्छा। युन क्यूई ने जिनशी को कबीले के इलाके में वापस छोड़ दिया और फिर चुपचाप वहां से चला गया और गुफा में लौट आया। क्या जिनशी सचमुच आज्ञा का पालन करेंगे? जिन चे ने आत्मविश्वास से कहा, हम 6 भाइयों में से वह सबसे निकम्मा है और सबसे बड़ा काय। वह प्रशिक्षण से क्यों भागा होगा? आधार, वह अपनी जान बचाने के लिए हमारी बात मानेगा। कबीले में लौटने के बाद जिनशी को एक पल भी नींद नहीं आई। वह अपनी आंखें फैलाकर लेटा रहा, सुबह होने तक खुला रहेगा। अपने पत्थर के घर के बाहर हलचल सुनकर वह उठा और चलने लगा शहर के भीतरी हिस्से की ओर। जैसे ही जिनशी भीतरी शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे रोक दिया गया। रक्षक, आप कौन है? रुको। जैसे ही जिनशी कुछ बोलने ही वाले थे, उन्होंने देखा कि फेयान सामने आकर उनका समर्थन कर रही है। कियाओ जिक्सी, कुल का नेता। कियाओ शीशी उसकी आवाज सुनकर मुड़ी। जिनशी को बाहर खड़ा देखकर वह गेट की ओर चली गई। आप जिनशी हैं, है ना? जिनशी ने सिर हिलाया। हाँ, आप यहाँ क्या लेकर आए हो? क्या आप जिन लिंग की तलाश कर रहे हैं? जिनशी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं यहाँ कबीले के नेता से मिलने आया हूँ। वहाँ है, मुझे आपको कुछ बताना है। फेयान के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। इस कबीले से तुम्हारा क्या लेना देना है? नेता। जिनशी ने कियाओ जिक्सी की ओर देखा। मैं इस बारे में कबीले के मुखिया से बात करना चाहूंगा। निजी, जिक्सी, वह टाइगर बीस्ट सिटी से है। वी कांट ट्रस्ट हिम सो इजीली। कियाओ शीशी सहमत हो गई, लेकिन वह जिनशी के इरादों को लेकर भी उत्सुक थी। ठीक है, चलिए सुनते हैं कि उसे क्या कहना है। फेयान नहीं चाहती थी कि जिनशी कियाओ शीशी के बहुत करीब आए, इसलिए उसने पहरेदार उसे शहर के भीतरी हिस्से के ठीक बाहर एक पत्थर के मकान तक ले जाते हैं। फिर कियाओ जिक्सी को अंदर जाने में मदद की। बैठने के बाद कियाओ शीशी ने जिनशी की ओर देखा। आप क्या बताना चाहते थे मुझे? जिनशी ने कियाओ शीशी की ओर देखकर कहा, पुजारी को पकड़ने के बाद टाइगर बीस्ट सिटी ने कई सौगात भेजे, जिनमें से सभी के पास 5 स्टार बीस्ट सोल थे या उच्चतर। वे आपसे पुजारी को सौंपने की मांग करने आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा उनकी जनजाति तक पहुंचने से बहुत पहले। कियाओ शीशी थोड़ी हैरान थी। उसे जिन वेई द्वारा भेजे जाने की उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी ताकत, वो हमें सबक सिखाने की योजना बना रहा है। मैं समझता हूँ। उसके चेहरे के भावों में कोई बदलाव न देखकर जिनशी ने मान लिया कि उसे कुछ पता नहीं है। यह महसूस करना कि यह शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। वे पूरी जनजाति को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। कबीले के मुखिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कियाओ शीशी ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, क्या तुम्हारे पिता क्या जानवर को पुजारी की परवाह है? सही में उसने किया। बहुत बड़ा। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। तो बस यही मायने रखता है। मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। ये जानकारी। जिनशी उसकी प्रतिक्रिया देखकर दंग रह गई। कुलपति, आप निश्चित रूप से विश्वास नहीं करते। क्या शैतान पिता तुम्हें सिर्फ इसलिए बख्श देगा क्योंकि तुम्हारे पास पुजारी है? कियाओ शीशी ने उसकी ओर पलकें झपकाई। हाँ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? आपने अभी पुजारी कहा, यह तुम्हारे पिता शैतान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? लेकिन इतने सारे शक्तिशाली पशु मानवों के आने से वे आसानी से बचा सकते हैं। पुजारी तुम्हारे कबीले को कुचलने के बाद। कियाओ शीशी ने अपने हाथ फैला दिए। तो फिर आप मुझे क्या करने का सुझाव देते हैं? जिनशी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। फादर बीस्ट सनक्सियाओ, सांगजे और बिग को चाहता है, भाई। ऐसा नहीं होने वाला है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा पुजारी ही वापस मिलेगा, कुछ नहीं अधिक। जिनशी ने कियाओ शीशी को एक जटिल नजर से देखा, फिर एक पल बाद बेबसी से आह भरी। पल, मैं क्या सोच रहा हूँ? एक संवेदनशील महिला को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह स्थिति कितनी गंभीर है। क्या आपको पता है कि उनकी सेना कब आएगी? जिनशी ने कियाओ शीशी की ओर देखा। अब उसमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। बातचीत, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। आप अभी वापस जा सकते हैं। निराश होकर जिनशी शहर के भीतरी इलाके से चली गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने देखा कि फेयान कियाओ शीशी की पीछे हटती हुई आकृति को सहारा दे रही है। मैंने शुरू में सोचा था कि बिग ब्रदर और बाकी लोग टाइगर का सामना करने के लिए तैयार हैं बीस्ट सिटी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें अपने विनाश का कोई अंदाजा नहीं है। आ रहा है। बिग ब्रदर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। जब से उसने एक साथी, मैं यहाँ मरने के लिए यूं ही इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने आभा चिन्ह लगा दिया है। मुझ पर ही सब कुछ निर्भर है, मैं बच नहीं सकता। जिनशी भीतरी शहर को घूरता रहा, उसकी मुठ्ठियां धीरे धीरे कसती गईं। चूंकि वे हमें मुझे मेरे द्वारा किए जाने वाले निर्णय के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। फेयान ने कियाओ शीशी को वापस घर में आने में मदद की और उसके लिए कुछ कटे हुए फल और सूखे मांस के टुकड़े लाए। शीशी, जिनशी के जाने के समय उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने पहले ही एक जानवर को भेज दिया है, उसे देखें। कियाओ शीशी ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें गंभीर थीं। उसकी निगाहें देखकर फेयान अचंभित रह गया और उसने अपना चेहरा छू लिया। यह क्या है? क्या मैं और भी बेहतर हो गया? देखना। कियाओ शीशी ने अपनी आंखें घुमाई।
और मैं तो सोच रहा था कि वह ज्यादा समझदार हो गया है। ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी है कुछ मामलों में दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। जाकर जिन लिंग को इसके बारे में बता दो, उसे पता होगा कि इसे कैसे संभालना है। आखिरकार जिनशी कभी उनके परिवार का हिस्सा थी, जिन लिंग उसके स्वभाव को बेहतर ढंग से समझ पाएगी। फेयान ने उसके गोरे चेहरे को निहारा और खुद को रोक नहीं पाए और आगे झुककर उसे एक जोरदार चुंबन दे दिया उसके गाल पर। इतना लंबा समय बीत चुका था और उसे इसका स्वाद केवल एक बार ही मिला था। उसके प्यारे छोटे बच्चे को देखना हर रोज उस महिला को छूना पाना मेरे लिए घोर यातना थी। कियाओ शीशी ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुस्कुराते हुए एक फल अपने मुंह में ठूंस लिया। ये है दिन के मध्य में व्यवहार। फेयान ने धीरे से उसकी थोड़ी पकड़ी, उसकी निगाहें उसके चमकते होठों पर टिकी हुई थी। वह उछालने से खुद को रोक नहीं सका। फल को एक तरफ रखकर उसने उसे धीरे से चूमा। फल का मीठा रस उनके होठों के बीच घुल गया। कियाओ शीशी ने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया, उसे धीरे से सहारा दिया, उसे जल्दबाजी नहीं करने दी, किसी जंगली जानवर की तरह। दो नन्हे मुन्ने सिर दरवाजे से अंदर झांक रहे थे। अपने माता पिता को चुंबन करते देख उन्होंने झटपट अपने छोटे हाथों से अपनी आंखें ढक ली। पिताजी बहुत उत्साहित है। क्या वह मां को खाने वाला है? नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। कियाओ आंग ने झांका। उसकी उंगलियों के बीच से उसकी चौड़ी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। कियाओ ने अपनी कोमल भौहें सिकुड़ी। अरे भाई, अगर तुम अभी अंदर जाओगे तो पिताजी खाना खा लेंगे। तारांकन आप। कियाओ शीशी ने शुरू से ही दरवाजे पर शोर सुना था, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल सकी। भूखी लोमड़ी चाहे कितनी भी कोशिश करे, भागने में नाकाम रही। जब उसने उसकी कमर पर चुटकी ली तभी उसे एहसास हुआ, इतना कठोर कि वह कराह उठा और अनिच्छा से उसे जाने दिया। आप क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। अपनी मां की आवाज सुनकर कियाओ आंग और कियाओ खुशी से उछलते हुए कमरे में दाखिल हुई। माय क्वीन। आप दोनों ही क्यों हैं? कियाओ ली और सांकी कहाँ है? उनके पसीने से तर शरीर को देखकर कियाओ शीशी ने माथे पोंछे तो उसने फेयान से फर का कपड़ा लाने को कहा। कियाओ ली फादर सुनशियाओ के साथ गश्त पर गई और बड़ा भाई सांकी फादर के साथ बाहर गया। सांगजे हम। कियाओ आंग के अपनी बात पूरी करने से पहले ही अपना चेहरा पोंछ रहे फेयान ने उसके गालों को चुटकी से दबा दिया। आपका मतलब फादर सांगजे से क्या है? वह तुम्हारी मां का साथी नहीं है, आप उसे फोन नहीं कर सकते। वह। कियाओ आंग ने अपने पिता का हाथ झटक कर हटा दिया। लेकिन अगर बड़े भाई के पास ना हो तो क्या ये दुखद नहीं होगा? क्या उसके साथ उसका पिता है? फेयान रोना चाहती थी। अगर एक और व्यक्ति तुम्हारी मां के लिए तुम्हारे अपने पिता से लड़ रहा है तो रात में क्या तुम्हारे पिताजी ही सबसे दयनीय नहीं होंगे? उस शाम सांगजे और सांकी को छोड़कर सभी लोग वापस आ गए थे। रात के खाने के बाद फेयान ने अचानक पूछा, जिक्सी, तुम बॉन्डिंग करने की योजना कब बना रही हो? क्या आप मेरे साथ अनुष्ठान करेंगे? हालांकि वह शीशी का साथी था, फिर भी औपचारिक बंधन के बिना वह थोड़ा असुरक्षित महसूस करता था। उनकी बात सुनकर सुनशियाओ ने भी कियाओ शीशी की ओर देखा। उन तीनों में से केवल जिन लिंग के पास ही था बॉन्डिंग सील। कियाओ शीशी पलके झपकाई, उसे थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने व्हाइटनिंग गोरापन लाने वाला सेट खरीदा था। आज रात कैसा रहेगा? वैसे भी आपसी मेल मिलाप की यह रस्म मुश्किल नहीं है, मुझे अभी वे चरण याद है। क्या एक सुनशियाओ और फेयान की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। ठीक है। खाना हटा दिए जाने के बाद कियाओ शीशी, सुनशियाओ और फेयान एक दूसरे के सामने बैठ गए। मुख्य हॉल। जिन लिंग बच्चों को लेकर नहाने धोने चली गई। उसने जो सीमा कियाओ तय की शीशी ने है, अपनी आंखें वो बंद कर ये ली है और बंधन अनुष्ठान के शब्दों का जाप करने लगी। जल्द ही एक बुद्ध के सिर के मुकुट से सुनहरी रोशनी की किरणें निकली। इसके बाद इसी तरह की रोशनी दिखाई दी सुनशियाओ और फेयान के प्रमुख। एक दूसरे पर। लेकिन उसने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह थी सुनहरी रोशनी की एक मुंबई चौथी हल्की सी शहर का लकीर, एक फेमस जो उनके पीछे से निकला। सुनहरे प्रकाश की चार हल्की किरणें ऊपर की ओर आकर एक हो गईं और आपस में विलीन हो गईं। कियाओ शीशी ने अपनी आंखें खोली, अपनी उंगली के सिरे को काटा और उस पर वुल्फ क्लैन की बंधन मुहर बनाई। फिर सुनशियाओ के दिल ने भी वैसा ही किया जैसा उसने फेयान के लिए किया था। दोनों पुरुषों ने महसूस किया कि कियाओ शीशी की अनूठी शक्ति उनके दिलों में तेजी से समाहित हो गई। क्या एक यह बेटे उनके की पूरे बात शरीर में किसी फैल जाता है। लेकिन जैसे ही कियाओ शीशी अपना हाथ पीछे खींचने वाली थी, अचानक काले धुंध का एक झोंका दिखाई दिया। उसके चारों ओर लिपटी हुई लेकिन उसकी वो उंगली को मजबूरन प्रधानाचार्य बंधन की वर्मा मुहर का पर धुंध जवाब। पर ही अंकित करना पड़ा। कियाओ मेरी शीशी की बेस्ट आंखें फ्रेंड आश्चर्य ने से चौड़ी हो व्हाइटनिंग गईं। गोरापन लाने अगले ही वाला क्षण सेट बॉन्डिंग खरीदा सील था। कार्य पूर्ण हो गया और सुनहरी रोशनी काले कोहरे के बीच से अपना रास्ता बनाने लगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने व्हाइटनिंग सांगे की गोरापन आकृति लाने वाला धीरे-धीरे काले सेट कोहरे के खरीदा भीतर से था। प्रकट हुई। वह कियाओ शीशी का सामान लेकर आया था। अपने होठों मेरी को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए उसकी बेमेल आंखों में तीव्र अधिकार की आग जल रही थी। जब मैं घर पर नहीं हूं तब जिक्सी बंधन की रस्म निभा रही है, इससे मुझे गुस्सा आता है, आप जानते हैं। कियाओ शीशी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वह भी सांगजे के साथ अभी घुल मिल गई थी। हे जवाब। भगवान, अगर यह हमेशा से ही वह पागल रात का तेंदुआ होता तो बात कुछ और होती। लेकिन वह कैसी है? क्या मुझे ये सब भोले भाले दिन के समय दिखने वाले और सांगजे एक को समझाना दूसरे पर चाहिए? जानची दिखते हैं। इनके सुनशियाओ और फेयान के चेहरे पर बेहद उदासी छाई हुई थी। उसने उस जो पागल सीमा तेंदुए ने तय ऐसा की किया है। था, उनका उद्देश्य अनुष्ठान में पूरी तरह से लीन होने के दौरान मिले अवसर का लाभ उठाना माय था। क्वीन। अरे पागल तेंदुए, शीशी को छोड़ दो। फेयान ने सांगजे पर गुस्से में मुक्का मारा। दोनों आकृतियां सांगजे, फिर जो से आसानी से जमीन मुक्के पर से बच जा सकता गिरी था, उसने और सीधे-सीधे पांडु मुक्के को झेल नित्सियांग लिया। ने खून की एक और उल्टी की। उसका चेहरा टक्कर बुरी के तरह कारण उसका पीला पड़ लंबा गया। दुबला पतला शरीर लड़खड़ा गया तुम और दोनों इतनी आगे तेजी से से कि उसका मुझे पीछा जहां करना कहीं भी असंभव था, देखो वह उसने वहां कियाओ से शीशी को बचकर गले लगा निकल लिया। जाना, वरना अगली जिक्सी, बार देखो, मैं उस लोमड़ी सुनिश्चित ने मुझे करूंगी टक्कर कि मार तुम दी। इस दुनिया से पूरी कियाओ तरह शीशी की गायब आंख का हो कोना जाओ। फड़क उठा।
फिर उसे उस पलटवार ठंडी करो। आवाज में तीव्र हत्या का सांग इरादा जैसे भरा था, हुआ उसकी था, मासूमियत का भाव जिसने दिन के समय के मुकाबले और भी और अधिक स्पष्ट चेन था। तियांजिंग मैं दोनों जीत की नहीं भीड़ में सकते। सिहरन पैदा कर कियाओ दी। शीशी ने सुनशियाओ की ओर देखा। अवंतिका राठौर सुनशियाओ, ने तुमने उन उसे दोनों मारा। लड़कों को नजरअंदाज किया, पॉइंट्स कियाओ कार्ड शीशी को ने कार्ड सुनशियाओ को स्लॉट हिलते में हुए देखा डाला भी नहीं और था कि दरवाजा सांगजे ने उसे बंद कर जल्दी से दिया। छोड़ दिया और खुद उसमें विलीन हो गया। शेला कक्ष के काले अंदर कोहरे की में से मूल होते हुए ऊर्जा वह बाहर दरवाजे की से बाहर तुलना भाग में गया। अधिक केंद्रित और शुद्ध थी। एक क्षण बाद एक लाल रंग की अवंतिका आकृति भी हॉल से राठौर गायब ने हो गई। एक गहरी सांस ली और फेयन कहा, बड़बड़ाते यह हुए जगह उनके पीछे वास्तव भागा। में साधना करने के लिए एक अपना उत्कृष्ट पेट स्थान पकड़े है। हुए कियाओ शीशी जल्दी से ऊपर की कालू, ओर भागी और गोरा सीधे और जिनलिंग से श्वेत टकरा सिंह गई, में जो से वही थी। प्रत्येक ने एक बच्चों का स्थान पालन पोषण चुना करना। और वे तीनों क्या एक गलत? इंसान और कियाओ टीम जिक्सी ने जीत जिनलिंग का हाथ साधना पकड़ लिया। मीनार में अपनी सांगजे साधना बंधन शुरू अनुष्ठान कर के दी। दौरान वापस आया और फिर नाड़ी विस्तारक वटी लेने ये के सुनकर बाद जिनलिंग की स्टॉल आंखों में एक मालिक की काली चमक साधना कौंधी, करने लेकिन में वह तुरंत अपने असमर्थता सामान्य रूप पूरी में तरह लौट आया। से ठीक हो गई, सौम्य अभिव्यक्ति, जिसने ये क्या और आप अधिक तीनों के पुष्टि साथ कर अच्छे दी संबंध कि वह बना पाए? वास्तव में असली नाड़ी कियाओ जिक्सी ने सिर विस्तारक वटी हिलाया। थी। जब वह कल सुबह उठेगा बाजार तो मैं में उसे कई क्या लोग बताऊंगा। स्टॉल मालिक की स्थिति के जिनलिंग बारे में उसे वापस जानते उनके थे कमरे में और ले यह गई। जानकर वह वे बहुत सभी खुश होगा। हैरान रह गए कि स्टॉल मालिक कियाओ अब शीशी साधना हैरान थी, करने में लेकिन सक्षम जिनलिंग ने था। इस बारे में और कुछ नहीं बताया। लंबे समय से खो चुकी वे नाड़ी सभी इसे विस्तारक स्पष्ट रूप से वटी देख फिर सकते से थे। सामने आ क्या गई दिन के है। समय रहने वाले सांगजे को ये शीशी खबर पसंद नहीं थी। कैंगलान शहर में जंगल की शायद आग पहले की ये तरह स्पष्ट फैल नहीं था, गई, लेकिन जिन अब कई शीशी साधकों ने जहां भी होती अवंतिका उसकी निगाहें राठौर मानो को वहीं टिकी स्टॉल रहती। मालिक के उसे साथ नाड़ी अगर वो प्यार विस्तारक नहीं था वटी तो का फिर प्यार व्यापार क्या था? करते देखा था। अरे वे हाँ, अब कहानी को बढ़ा मैं सोच चढ़ाकर रहा था बता कि हमारे रहे बीच थे। संबंध मजबूत होने के बाद मैं नाड़ी इंटीमेट लिंक विस्तारक को रिडीम वटी, करने के लिए ये पॉइंट्स वह का उपयोग औषधीय करूंगा। वटी है तब जिसकी मुझे हमेशा पता आवश्यकता रहेगा कि बहुत आप सब सारे कहाँ हैं। साधकों को है। मैंने पहले नाड़ियों इसका के इस्तेमाल क्षेत्र सिर्फ को जिनलिंग पर विस्तृत किया था, करके लेकिन अब मैं उनकी इसका इस्तेमाल साधना सब की पर करना गति में चाहता हूँ। काफी सुधार किया अगर जा मैं सकता सांगजे को है, भी शामिल कर जो लूं उन्हें तो साधना पर्याप्त के है। पथ पर और आगे मैंने बच्चों जाने को में भी भी लिंक कर दिया आसान है। बनाएगा। जिनलिंग ने ऊपर इसने देखा कैंगलान तो क्या शहर हम में जान पाएंगे भारी कि आप कहाँ हंगामा हैं? खड़ा कर दिया, शाओ याओ, जहां आपने कहा था अनगिनत कि सिस्टम साधक अपग्रेड के बाद अवंतिका भी दो तरफा राठौर होगा, को है ना? ढूंढना चाहते थे और जी सच्चाई हाँ, का पोस्ट पता एक बार लगाना जब आप चाहते घनिष्ठ थे। रूप से जुड़ आदर्श रूप जाएंगे से तो आप एक वे दूसरे को नाड़ी जान पाएंगे। विस्तारक वटी प्राप्त स्थान करने का कोई जिनलिंग के बारे तरीका में क्या? ढूंढना उसके चाहते लिए थे। भी यह ये संभव बहुत है। शानदार मुझे होगा। बस एक अपग्रेड चलाने की कुछ जरूरत है। साधकों ये को बहुत पता अच्छा था है। कि अवंतिका कियाओ शीशी ने जिनलिंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी लोकेशन चेक करने का तरीका ग्रेटर दिखाया। देन यह व्यक्ति अध्याय 200 जो लंबा क्या और ये युद्ध पतला देवता था, का आगमन हो कमजोर सकता और है? क्षीण लग रहा था। कियाओ शीशी तुलना के में निर्देशों का पालन बड़ी करते हुए बहन वी जिनलिंग ने विशेष मन रूप से संख्याओं की एक हट्टी श्रृंखला कट्टी दोहराई। विशाल लग रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो ग्रेटर उसके देन सामने उस एक मानचित्र व्यक्ति ने जैसी छवि अपना दिखाई सिर दी, घुमाकर जिसमें एक बड़ी लाल बिंदु बहन वेई प्रदर्शित को था देखा। और एक नीला बिंदु। लानत है, वह लाल बिंदु इतनी मेरा स्थान है ताकतवर और थी। नीला बिंदु आपका उसके स्थान लिए है। यहाँ से तेजी इस से तरह आप भाग आसानी जाना से ही देख सकते हैं बेहतर कि था। कितनी दूर है हम अलग हैं। ग्रेटर देन इसलिए वह ये भी पीछे खूब मुड़ा रही। और यह इस तरह आश्चर्यजनक आगे है। बढ़ा जैसे वह उड़ रहा हो। जिनलिंग इतना वह उत्साहित था कि हताशा उसने में बचकाना अपनी मंच जान दिखाया, बचाने के बार-बार लिए अपने हाथ भाग खोलकर रहा था, इसलिए इंटरफेस को बंद निश्चित रूप करके से बार-बार उसकी देखना। गति बेहद तेज थी। उसे देखते हुए ग्रेटर कियाओ देन शीशी को ये सब हालांकि काफी मूर्खतापूर्ण और मनोरंजक लगा। कियाओ शीशी ने सोचा था कि केवल जिनलिंग ही इतनी प्यारी और भोली हो सकती है, लेकिन जब सुनशियाओ और जब दूसरों को इस नए फंक्शन के बारे में पता चला तो वे पूरी रात जागकर बार-बार इसकी जांच करते रहे। यहां तक कि शावक इतने उत्साहित थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वे आंखें बंद किए बिना लगातार चहचहा रहे थे। इसके विपरीत कियाओ शीशी गहरी नींद में सो रही थी, मानो उसे दुनिया की कोई खबर ही न हो। दिव्य तेंदुए जनजाति के बाहर सैकड़ों पशु मानवों का एक दल आ रहा था। स्तंभ के आगे चल रहे जिनली ने अपना सिर उठाकर दिव्य शक्ति की ओर देखा। लेपर्ड ट्राइब का स्थान। उसने देखा कि दिव्य तेंदुए जनजाति के ऊपर रंगीन शुभ बादल बहते हुए प्रतीत हो रहे थे। रिबन धीरे-धीरे इकट्ठा हो रहे थे। जिनली ने असमंजस में पड़कर भौहें चढ़ाई और सोंग्यान की ओर मुड़ी। देखना, वह क्या है? सोंग्यान ने अविश्वास से आंखें चौड़ी करते हुए ऊपर देखा। दिव्य बादल, क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध के देवता दुनिया पर अवतरित हो रहे हों? जिनली को समझ नहीं आया। आपका क्या मतलब है? सोंग्यान के चेहरे पर सदमे के भाव को छुपाना नामुमकिन था। मैंने एक बार यह अफवाह सुनी थी कि वह शैतानेश्वर के अधीन एक महान सेनापति था। लेकिन किसी अपराध के लिए पशु देवता उसे दंडित किया गया और उसे इन जमीनों की रक्षा के लिए एक पशुमानव के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर किया गया। जब वहजनरल का पुनर्जन्म हुआ है, उनकी युद्ध शक्ति को अजेय कहा जाता है। जिनली ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। सोंग्यान, तुम 10वें दर्जे के पशु रक्षक हो और फिर भी तुम ऐसी बातें मानते हो। क्या ये मूर्खताएं बच्चों के लिए है? कई पशुमानव उस पशु देवता की सारी बकवास में विश्वास करते थे, लेकिन उसकी नजर में वह सब बकवास था। पराग देवता के लिए अपनी शक्ति बढ़ाना उससे कम महत्वपूर्ण था। मौसम में बस बदलाव हो रहा है और कुछ नहीं। सोंग्यान के चेहरे पर गंभीरता आ गई।